नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी आपने जो 20 मई को एग्जाम 12th क्लास का रिजल्ट आया था उसमें देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी जो रेगुलर मेहनत करते रहे उनका बहुत अच्छा परिणाम निकला है, और जिन्होंने शुरू से ही लापरवाही की है या लास्ट टाइम में लापरवाही की है, थोड़ी सी ढिलाई दे दी है अपनी परीक्षा के प्रति, तो उनका रिजल्ट भी आपने देखा होगा। तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो इसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता और बड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। अर्थात जो विद्यार्थी जितनी ज्यादा मेहनत करने की लगन रखता है, इच्छा रखता है, वो उतनी ही ज्यादा मेहनत कर सकता है, और ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार बने रहिए, अपने अध्ययन से रेगुलर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम का सदुपयोग कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एक छोटे से प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है कि दो बिंदुओं -2, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन है। क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि कोई भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक, जैसे पहले P बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और z1, दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन होते हैं, वो ये होते हैं कि x2 - x1 बटे, ये P और Q है तो PQ, और y2 - y1 बटे PQ, और Z2 - Z1 बटे PQ। अब यहाँ पे देखिए PQ क्या है। PQ का मतलब है आपको ये मान निकालना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर देखेंगे कि P बिंदु जिसके अनुसार -2, एक बिंदु है -2, 4, -5, इसको P बिंदु मान सकते हैं अपन, और दूसरा बिंदु है 1, 2, 3, इसको अपन दूसरा बिंदु Q मान सकते हैं। तो पहला दिक् कोसाइन आएगी, जो आएगी x2 - x1 बटे PQ, यानी x2 - x1, यानी 1 माइनस माइनस का 2 बटे PQ। इसी प्रकार y2 - y1, 2 - 4, 2 - 4, और तीसरा में आएगा 3 और माइनस माइनस का 5 बटे। अब ये PQ का मान क्या आएगा, वो ये आएगा, देखिए x2 - x1, 1 माइनस माइनस 2, यानी 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 - y1 जो आया है वो ये है 2 - 4 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1, Z2 - Z1 ये आएगा 3 + 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 1 और 2 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, तो इसका वर्ग, प्लस 3 और 5 8, इसका वर्ग। यहां से सरल करेंगे तो 3 का वर्ग ये आएगा 9, 4 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, तो ये हो जाएगा 64 और 4 68, और 9 77, यानी रूट में आ जाएगा 77, 77, तो रूट 77, और इसके बदले में भी रूट 77। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं जिनमें रूट 77 है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, थोड़ा सा अपन ऊपर सरल कर लेते हैं इसको। 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 2, तो 1 + 2 बटे रूट 77। इसी प्रकार 2 - 4, तो ये माइनस का 2 बचेगा, 77 बटे में रूट है, और ये 3 + 5 ये हो जाएगा 8 रूट 77। सरल करेंगे और तो ये आ जाएगा 3 बटे रूट 77, दूसरा जाएगा -2 बटे
√77 और तीसरा जाएगा 8/√77। अर्थात इस प्रश्न का आंसर अपना आ जाएगा बी ऑप्शन, 3/√77 माइनस 2/√77 और 8/√77। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप और दूसरे सदिश के रूप में रखा बी 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो ये दो सदिश दे रखे हैं और ये देखा रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो चूंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज की यदि दो भुजाएं ए और बी हो सदिश रूप में, तो संलग्न भुजाएं हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है उन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉड, ये होता है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यानी सिंस सदिश ए इसका मान दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप और दूसरा सदिश है वो ये दे रखा है सदिश बी 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस का के कैप। इसलिए सबसे पहले निकालना अपन को ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले अपन आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। इसके बाद पहले सदिश ए में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक क्या है वो इसके नीचे लिखेंगे। तो आई कैप का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ जे कैप का गुणांक -1 है और के कैप का गुणांक 3 है। इसी प्रकार बी सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वो नीचे लिखने हैं। तो आई कैप का गुणांक यहाँ पे 2 है, जे कैप का गुणांक यहाँ पे -7 है और के कैप का गुणांक 1 है। अब देखिए यहाँ पर गुणा करने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है, जैसे मान लीजिए अपन को आई कैप, इसके गुणांक में क्या आएगा, इसके गुणांक में ये आएगा, ये आई कैप वाली रो ये और आई कैप वाला स्तंभ, इन दोनों को छोड़ के जो बचा -1 3 -7 1, तो ये इस तरीके से -1 3 -7 और 1 ये बचा। अब इसको इस तरीके से गुणा करेंगे और माइनस लगा के इस तरीके से, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, एक सूत्र में माइनस है तो माइनस, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस भी है तो माइनस का 21। एक बार लिख लेते हैं, ये आया आई कैप का गुणांक। आई कैप के बाद आता है जे कैप, तो माइनस जे कैप। गुणा करने का तरीका यही है कि जे वाली रो और जे वाले कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचेगा 1 3 2 और 1 3 2 इसको गुणा करेंगे तो 1 को 1 से 1 माइनस सूत्र में 3 दूनी 6। फिर के कैप के गुणांक में क्या आएगा, के कैप के गुणांक में आएगा के वाली रो और के वाला स्तंभ, इन दोनों को काटने के बाद क्या बचा 1 -1 2 -7, इनको गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से और माइनस लगा के फिर इस तरीके से। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस है 7 में, तो -7 और फिर ये माइनस और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, ऑलरेडी -1 है, माइनस कोष्टक में भी है। अब इसको सरल करेंगे तो आई कैप ये हो जाएगा -1 प्लस का 21 माइनस जे कैप माइनस का 5 प्लस के कैप ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 2। यहां से 21 प्लस का है 1 माइनस का, तो ये प्लस का 20 बचेगा, तो 20 आई कैप, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 जे कैप और माइनस का 7 है प्लस का 2 है तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 के कैप। ये आया है अपना ए क्रॉस बी, सदिश ए क्रॉस बी। अब चूंकि अपन को निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है जो भी अपन का ए क्रॉस बी आया उसका मापांक बराबर। अब मापांक कैसे निकलेगा, अंडर रूट और ये
आई जे और के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग और उसका पूरे का अंडर रूट। यहाँ पे आई का गुणांक है 20, 20 का वर्ग आ जाएगा, प्लस जे कैप का गुणांक है 5, 5 का वर्ग करेंगे, और इसी प्रकार प्लस के कैप का गुणांक है -5, तो -5 का वर्ग। यहां से देखिए 20 का वर्ग 400 प्लस 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इधर 5 का वर्ग 25, तो ये आया 450 रूट में। 450 को अपन लिख सकते हैं 225 गुणा 2, क्योंकि 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 225 का वर्गमूल होता है 15 और ये रूट में 2 एच। तो इस तरीके से अपन एक समांतर चतुर्भुज की यदि संलग्न भुजाएं दे दी जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप a क्रॉस b निकालिए, और a क्रॉस b निकालने के बाद उसका मापांक ही उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 15 रूट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मैट्रिक्स से रिलेटेड है, सरल कीजिए cos थीटा और इस मैट्रिक्स को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस sin थीटा और ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इन दोनों को गुणा करके ऐड करना है। तो सबसे पहले cos थीटा को इस 2/2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos थीटा को इन सभी अवयवों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को sin थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। इसके बाद इस cos थीटा को दूसरी वाली पंक्ति से गुणा करेंगे, तो cos थीटा को माइनस sin थीटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा को cos से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस। अब sin थीटा को ये 2/2 की मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो sin को सभी अवयव से गुणा करना पड़ेगा, तो sin को sin थीटा से गुणा करेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को माइनस cos थीटा से गुणा करेंगे ये आएगा sin थीटा cos थीटा। इसके बाद नीचे वाली पंक्ति से गुणा करेंगे sin को, तो ये हो जाएगा sin थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा को sin थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर दिया है, एक अचर राशि को मैट्रिक्स से गुणा करने का मतलब है उस अचर राशि को मैट्रिक्स का भी अवयव से गुणा करना पड़ता है। अब ये दो मैट्रिक्सों का योगफल है, और दो मैट्रिक्सों का योगफल बहुत ही आसान है कि उनके संगत अवयवों को सीधा जोड़ दीजिए। तो पहले अवयव में पहला जोड़ेंगे sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, जोड़ना है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है और दोनों में ही साइन सेम है, तो ये लिख सकते हैं इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा cos थीटा को माइनस sin थीटा cos थीटा में जोड़ेंगे, तो ये एक बार लिख लेते हैं डायरेक्ट sin थीटा cos थीटा प्लस प्लस करेंगे, और माइनस है वो तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ये हो गई पहली पंक्ति। इसके बाद दूसरी पंक्ति में ये है माइनस sin थीटा cos थीटा है, इसमें प्लस का sin थीटा cos थीटा जोड़ना है, तो माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस करना है sin थीटा cos थीटा। पहले अवयव में पहला जोड़ दे। इसी के बाद इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा जुड़ेगा, तो इसको भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है तो क्रम आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin थीटा cos थीटा प्लस का है, sin थीटा cos थीटा माइनस का, ये कट जाएगा, यानी जीरो बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार sin थीटा cos थीटा माइनस का है, sin थीटा cos थीटा प्लस का है, ये जीरो बचेगा यहाँ पर। और ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है सर्वसम्मिका, इसका मान 1 होता है, तो इसका फाइनली रिजल्ट आ गया अपना 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये दोनों टर्म आपस में सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो ये कट के शून्य हो गया। तो इसका आंसर आ गया एक तत्समक मैट्रिक्स 1 0 0 1। दर्शाइए कि ये एक 2/2 की मैट्रिक्स है, और इसका प्रोडक्ट भी इसका 2/2 की मैट्रिक्स है, गुणनफल है, और इधर ये दो मैट्रिक्स है 2/2 की।
इनका गुणनफल। तो सिद्ध करना है, दर्शाना है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है, अर्थात क्रम चेंज कर दिया। यहाँ पहली मैट्रिक्स है और यहाँ जो दूसरी मैट्रिक्स है उनका क्रम, और बराबर में जो बराबर नहीं है उसका क्रम उन दोनों का चेंज कर दिया है। तो पहली मैट्रिक्स को दूसरी जगह पर रख दिया है, दूसरी की मैट्रिक्स की जगह पर पहली मैट्रिक्स रख दिया है, अर्थात इनका गुणनफल चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं नहीं है। तो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स है 5 6 -1 और 7, इसका गुणनफल निकालेंगे अपन 2 3 1 और 4 इसके साथ। पहले इन दोनों का मैट्रिक्स का गुणनफल निकालते हैं और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल निकालते हैं, और क्या इन दोनों का मान अलग अलग आता है। तो देखिए, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल करने का तरीका ये है कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ इस तरीके से गुणा होता है। अब गुणा करने के लिए भी कंडीशन क्या है, यदि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसकी कंडीशन ये है कि ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, यानी दो पंक्ति है दो स्तंभ है इसमें। इसी प्रकार ये मैट्रिक्स भी 2x2 की है, और इस पंक्ति की स्तंभों की संख्या और अगली मैट्रिक्स जिससे गुणा करने पर उसकी पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो उस मैट्रिक्स का फाइनली गुणनफल होगा, और जो फाइनली मैट्रिक्स बनेगी वो भी ये बनेगी 2x2 की। अब गुणनफल स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और -1 को 3 से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति पूरी कंप्लीट करो, पहला स्तंभ पूरा कंप्लीट करो, वो एक अवयव होगा पहला। तो पहली पंक्ति का 5 और ये स्तंभ का 2 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। अब पहली पंक्ति जब दोनों स्तंभों से गुणा हो गई तो उसके बाद स्तंभ गुणा करना अपन को दूसरी पंक्ति, ये वाली दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो वो नीचे लिखेंगे। तो दूसरी पंक्ति 6 7 है, इसको पहले स्तंभ 2 3 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और प्लस 7 या 21, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हो गया। 6 दूनी 12 7 या 21। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 को 28। अब इसको आप सरल कर लीजिए। सरल करने पर यह फाइनली आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 21 और 12 ये हो जाएंगे 33, और 28 और 6 ये हो जाएंगे 34। अर्थात इक्वेशन नंबर इसको 1 मान सकते हैं अपन। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल ये आया है। अब जो RHS में दे रखे उन दोनों का गुणनफल निकालते हैं, यानी 2 3 1 4, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, और दूसरा है 5 6 -1 और 7, ये एक मैट्रिक्स है 2x2। इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं, तो वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 2x2 की है, इनके क्रम सेम है, तो इनका गुणनफल होगा, और क्योंकि इसकी स्तंभों की संख्या इनकी पंक्तियों की संख्या, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या सेम है, मिल रही है, इसलिए इनका गुणनफल संभव है, और जो फाइनली मैट्रिक्स बनेगी गुणनफल के बाद वो भी बनेगी 2x2 की। तो इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स बनेगी, और जिसके अवयव होंगे 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, तो प्लस का 6। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7। ये पहली पंक्ति और दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, वो मान तो यहां रख देंगे। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 5 15, प्लस 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 6 का 24, ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, उनका गुणनफल यहां आ जाएगा। तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 6 को 28। अब इन दोनों को सरल कर लेंगे तो ये आएगा फाइनली 10 और 6 16, माइनस का 2 है, प्लस का 7 है तो प्लस का 5 बचेगा,
और 15 प्लस का है, 24 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 15, 24, 39। इसके बाद ये माइनस का 3 है, प्लस का 28 है, तो प्लस का 25। ये हो गई समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या दोनों समीकरणों के मान RHS में बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अपन को जो सिद्ध करवा रहा है या दर्शाने के लिए बोल रहा है वो सही है। तो अतः पहला जो मैट्रिक्स है वो है 5, 6, -1, 7 और इसका गुणनफल है 2, 3, 1, 4 और इनका गुणनफल बराबर नहीं है। किसके? इनका क्रम चेंज करने पर गुणनफल करते हैं उसके। तो 2, 3, 1, 4 और ये चेंज कर दो क्रम, 5, 6 माइनस का 1 और 7, ये बराबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल अपन क्रम चेंज करने पर गुणा करें तो वो भी बराबर ही आए। जैसे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करें तो ए बी का मान आएगा, वही मान जरूरी नहीं है कि बी मैट्रिक्स को पहले लेके ए से गुणा करें तो उसका मान बराबर है। ये वही सिद्ध करवा रहा है। तो इस तरीके से अपन ये दो मैट्रिक्स का गुणनफल बेस्ट प्रश्न था। बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आपको गुणनफल करने का तरीका याद होना चाहिए कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से। गुणनफल करने से पहले आपको चेक ये जरूर कर लेना है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है, और वो तभी चेक होगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स जिससे अपन गुणा कर रहे हैं उसकी पंक्तियों की संख्या समान है, तभी उन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। और बाकी उन दोनों का फाइनली गुणनफल करने पर कौन सा मैट्रिक्स बनेगा वो उसके शेष अवयवों से पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।